नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल से मुश्किल में घिरी मोदी सरकार की, लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की तैयारियों की, बात करेंगे ईवीएम पर फिर उठे सवालों की, झारखंड की सत्ता में बड़े बदलाव के संकेतों की, जानेंगे आंध्र प्रदेश से कांग्रेस की बढ़ती ताकत की, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। अदालत ने कहा कि सरकार को जाति के आधार पर कराए गए सर्वे की रिपोर्ट करनी होगी सार्वजनिक। सोनिया गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ताधीशों के लिए धर्मनिरपेक्षता अपमानजनक बन गई है, लोकतंत्र को बचाने का दावा करने वाले ही उसे कमजोर कर रहे हैं। किसान संगठनों का ऐलान, 13 फरवरी से दिल्ली में फिर करेंगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 379 अंकों की गिरावट के साथ 71,892 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 76 अंकों की गिरावट के साथ 21,666 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के दूसरे ही दिन मोदी सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। हिट एंड रन कानून के सख्त प्रावधानों को लेकर ट्रक चालक सड़क पर उतर आए हैं। पूरे देश में जरूरत की चीजों पर इसका असर दिखाई देने लगा है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार अपने फैसले से यू टर्न लेगी या फिर किसान आंदोलन की तरह एक और बड़ा आंदोलन देश देखेगा। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने एक लंबा आंदोलन किया था। किसानों ने सरकार को झुकाया और कानून वापस करा दिए, और अब एक बार फिर मोदी सरकार के कानूनों के खिलाफ सड़क पर आंदोलन शुरू हो गया है। दरअसल ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। देश में चलने वाले 80% ट्रकों के पहिए थम गए। 2 दिन में ही देश के अधिकांश राज्यों में जरूरी सामानों की किल्लत शुरू हो गई है। राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी जैसे बेहद जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप ड्राई होने की खबरें हैं। चंडीगढ़ में बाइक को 2 लीटर और कार को 5 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि तुरंत हड़ताल समाप्त करवाएं, आज ही कार्रवाई करें, हम इंतजार नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा है कि अभी ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल का ऐलान नहीं किया है। इस पर फैसला मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। अभी ड्राइवर खुद ही गाड़ियां छोड़कर उतर रहे हैं, दूसरों को भी चलाने नहीं दे रहे हैं। अगर 1-2 दिन में ही सरकार ने कानूनों की वापसी का ऐलान नहीं किया तो हालात हमारे भी नियंत्रण में नहीं रहेंगे। गृह सचिव से वार्ता से पहले ट्रक एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि हम हिट एंड रन कानून के प्रावधान पर कोई बात नहीं करेंगे, बात होगी तो सिर्फ इसकी वापसी पर। ट्रक एसोसिएशन ने कहा है कि ड्राइवरों में डर, गुस्सा और चिंता है। अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो स्थिति गंभीर हो सकती है। हम बहुत संयम से काम ले रहे हैं, लेकिन यह संयम टूट भी सकता है। दरअसल हिट एंड रन कानून के नए प्रावधानों में अब आरोपी को 10 साल की सजा हो सकती है, जबकि पहले ये 2 साल थी। इसके साथ ही 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान भी है। इस आंदोलन को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र पर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। तो ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी इस परेशानी में इजाफा कर रहा है। अगले 48 घंटों में इंडिया गठबंधन में कई बड़े फैसले होने हैं, जिसमें सीट बंटवारे का मामला भी शामिल है। तो क्या है इंडिया की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। 3 जनवरी को गठबंधन की वर्चुअली बैठक बुला ली गई है, जिसमें सभी 28 सहयोगी शामिल होंगे। बैठक में सीट शेयरिंग के साथ ही इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक हो सकते हैं। इस बीच सीट शेयरिंग के प्लान पर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश शामिल थे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और 3 जनवरी को कमेटी के सदस्य इसे पार्टी अध्यक्ष को सौंप देंगे, जिस पर 4 जनवरी को पार्टी की बैठक में चर्चा की जाएगी।
दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस 10 राज्यों में इंडिया के दूसरे दलों के साथ गठबंधन करेगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। झारखंड, तमिलनाडु, केरल सीट बंटवारे को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि पुराना गठबंधन ही इंडिया में शामिल है। यहां 2019 का फॉर्मूला ही दोहराया जाएगा। बंगाल में अगर टीएमसी से गठबंधन नहीं होता है तो वाम दलों के साथ भी 2019 की तर्ज पर सीट बंटवारा होने के संकेत हैं। बाकी के 4 राज्यों में जरूर सीट बंटवारे पर नए सिरे से चर्चा की जाएगी। इस बीच 14 जनवरी से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में है और कांग्रेस की बैठक में यात्रा का लोगो और गीत पर भी चर्चा होगी। दावा किया जा रहा है कि यात्रा का लोगो 4 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। ये यात्रा 14 जनवरी को शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर समाप्त होगी। विपक्षी गठबंधन तेजी से अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्षी दलों को चिंता भी है और यह चिंता है ईवीएम को लेकर, क्योंकि ईवीएम को लेकर हो रहे खुलासों ने विपक्ष की नींद उड़ा रखी है और अब विपक्ष चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर रहा है। तो क्या है मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर विपक्ष के नेताओं की कुछ चिंताएं हैं और इसे लेकर वो चुनाव आयोग को एक के बाद एक पत्र लिख रहे हैं। मिलने के लिए समय मांगा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष की मांग को नजरअंदाज करता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन ने 19 दिसंबर को बैठक की थी और इसके बाद चुनाव आयोग को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी थी। आयोग के साथ बैठक की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला और अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ने आयोग को पत्र लिख दिया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर पत्र को पोस्ट करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान दिया है और कहा है कि हमारी बार बार मांग के बावजूद चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन के साथ बैठक करने को तैयार नहीं है। हमारे 3-4 प्रतिनिधि कुछ देर की मुलाकात करना चाहते हैं, जिससे वो अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रख सकें। दरअसल 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था। चुनाव आयोग से विपक्षी दलों की ये मांग भी है कि वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय इसे मतदाता को सौंप दिया जाए, जो उसे अलग मतपेटी में डाले। बाद में वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की जाए। अब कांग्रेस का आरोप है कि बार बार अपील के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त बैठक का समय नहीं दे रहे हैं। जयराम रमेश ने इस बारे में आगे ये बताया है कि 9 अगस्त 2023 को भी चुनाव आयोग में ईवीएम के मुद्दे पर ज्ञापन दिया गया था। इस ज्ञापन में भी ईवीएम को लेकर अपनी चिंताओं का जिक्र किया गया था। साथ ही 9, 10, 16, 18 और 23 अगस्त को भी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक की मांग की गई थी, लेकिन हमारी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया में चिप वाली ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी जिसे हैक ना किया जा सके। विपक्ष अब इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की घेराबंदी की कोशिश में जुट गया है। अब विपक्षी गठबंधन को चिंता है कि अगर ईवीएम में खेल हुआ तो लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। वैसे इस समय एक सवाल जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है झारखंड सरकार को लेकर। दावे ये किए जा रहे हैं कि झारखंड में किसी भी समय सीएम बदल सकता है। तो आखिर कैसे हेमंत सोरेन की कुर्सी पर आ गया है संकट और कौन हो सकता है उनका विकल्प, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन क्या गिरफ्तार होंगे? ईडी का अगला एक्शन क्या है? सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया तो झारखंड में कैसे होंगे सियासी हालात? दरअसल दावा किया जा रहा है कि 5 जनवरी को ईडी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। उनकी गिरफ्तारी के भी संकेत मिल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 7 बार समन भेजा है। सोरेन एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और ईडी ने आखिरी समन में सोरेन से तारीख, जगह और समय तय करने को कहा था। इसके लिए 2 दिन की मोहलत भी दी गई थी और ये समय भी निकल गया है और अब कहा जा रहा है कि 5 जनवरी के बाद ईडी की ओर से कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है। तो दूसरी ओर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को इस बात की आशंका दिखाई दे रही है कि मोदी सरकार के दबाव में ईडी उनकी गिरफ्तारी कर सकता है। इसलिए उन्होंने सत्ता बचाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। 3 जनवरी को 4:30 बजे जेएमएम विधायक दल की बैठक बुला ली गई है और दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को विधायक दल नेता चुन लिया जाएगा। यानी कल्पना सोरेन झारखंड की नई सीएम बन सकती हैं। कल्पना किसी भी सदन की सदस्य नहीं है, ऐसे में उनके लिए पहले से ही गांडे सीट को खाली करा दिया गया है। यहां से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कहा जा रहा है कि उपचुनावों में गांडे सीट से कल्पना सोरेन इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार होंगी।
तो देखा आपने, ईडी के निशाने पर एक और सरकार आती दिख रही है, लेकिन विपक्ष भी अब पूरी तरह से तैयार है और खुद को मजबूत बना रहा है। खासतौर पर दक्षिण भारत में कांग्रेस तेजी से वापसी कर रही है। तेलंगाना के बाद अब पार्टी एक और राज्य आंध्र प्रदेश में मजबूत होती दिख रही है। तो क्या है आंध्र प्रदेश को लेकर कांग्रेस की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अपने खोए जनाधार को वापस लाने में जुटी हुई है। खासकर दक्षिण भारत में कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है। तेलंगाना और कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश में अपना परचम फिर से लहराने के लिए कांग्रेस तैयार है। इस साल आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव भी है, जिसके लिए कांग्रेस ने पुरानी कड़ियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला इसी सप्ताह कांग्रेस में शामिल होने वाली है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस के दिवंगत नेता वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी खड़ी कर ली थी, जो अभी सत्ता पर काबिज है। लेकिन अब रेड्डी परिवार में ही फूट पड़ गई है। जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएसआर शर्मिला के अपने भाई से मतभेद है और पिछले कुछ वक्त से वो लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। अब खबर ये आ रही है कि शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं और उन्हें आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कांग्रेस नेतृत्व लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शर्मिला को महत्वपूर्ण भूमिका दे सकता है। दरअसल आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार काफी सिमट चुका है। 2014 और 2019 के चुनाव में पार्टी काफी नुकसान में रही है। तेलंगाना को अलग करने से लोगों में कांग्रेस के लिए नाराजगी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन अब तेलंगाना में जीत के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की नई लहर देखी जा रही है। इसी वजह से कांग्रेस ने विधानसभा की सभी 175 सीटों पर उतरने की रणनीति बना ली है। अब कांग्रेस का ये दांव बीजेपी को परेशान कर देगा, क्योंकि बीजेपी के लिए दक्षिण भारत के सारे दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। वाईएसआर टीपी का कांग्रेस में विलय सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं, बल्कि तेलंगाना में भी कांग्रेस को मजबूत करेगा। कांग्रेस जहां आम लोगों से जुड़े मुद्दे के साथ खुद को मजबूत कर रही है, तो वहीं बीजेपी इमोशनल मुद्दों के साथ टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ती दिख रही है। हाल में ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन सरकार बनते जो बदलाव दिखा, उससे बीजेपी सरकार ही सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने अपनी सरकार की कैबिनेट का 30 दिसंबर को विस्तार किया था। 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी और नए साल की शुरुआत के साथ ही इनमें से अधिकांश मंत्रियों ने विधानसभा सचिवालय में बने अपने चैम्बरों में बैठना भी शुरू कर दिया। लेकिन मंत्रियों के चैम्बर का नजारा बदला बदला दिखाई दे रहा है। मंत्री अविनाश गहलोत को भी ऑफिस मिला। उस चैम्बर में मंत्री की कुर्सी के पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई थी। अब उसकी जगह संघ से जुड़े लोगों की तस्वीरें लगा दी गई है। गांधी और अंबेडकर की जगह आरएसएस के संस्थापक और पहले सरसंघ चालक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की तस्वीरें लगी हुई हैं। जैसे ही इससे जुड़ा वीडियो और तस्वीरें सामने आई, अविनाश गहलोत सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। लोगों ने राजस्थान सरकार और मंत्री अविनाश गहलोत को घेर लिया। कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए। पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया कि संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही संविधान निर्माता को हटाकर आरएसएस के निर्माता को ले आए। चौतरफा घिरे बीजेपी के मंत्री की अब सफाई भी आई है। कहा है कि चार्ज जल्दबाजी में लिया था, जल्द ही सभी महापुरुषों की तस्वीरें लगा दी जाएंगी। गांधी और अंबेडकर को गायब कर दिया गया और संघ के नेताओं को उनकी जगह दे दी गई। बीजेपी सरकार की इसी नीति का आम जनता के बीच विरोध हो रहा है। और आज जब पीएम मोदी दक्षिण के भारत दौरे पर पहुंचे थे, तो सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी के नारे लगने लगे। तो क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ गो बैक मोदी, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय दक्षिण भारत दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। लेकिन दक्षिण भारत में एक बार फिर से मोदी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर #GoBackModi ट्रेंड कर रहा है। #GoBackModi के साथ ही #GoBackPanoti मोदी और GoBack तानाशाह मोदी भी ट्रेंड कर रहा है। वहीं विद्या नाम की एक यूजर ने लिखा है कि ये भाजपा ही है जिसने हमारे प्रतिनिधियों को निष्कासित कर लोकतंत्र के खिलाफ खेला है। वहीं माधवी श्री नाम के एक और यूजर ने पीएम मोदी का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि इस एक्टर को देखकर कौन चिढ़ता है, बस एक वोट डालें और जाएं। #GoBackModi पनौती मोदी वापस जाओ।
अब आपको बता दें कि मोदी का ये दौरा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। जैसा कि कृषि कानून और बाकी कानूनों के साथ हुआ, वैसे ही अपनी मनमानी से सरकार ने एक नया हिट एंड रन कानून ड्राइवरों पर थोप दिया है। इसके विरोध में हड़ताल से अव्यवस्था और महंगाई का सामना जनता को करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वही जनता है जो हिट एंड रन के उन आरोपियों को अभी तक ढूंढ रही है जो 2014 से महंगाई और बेरोजगारी के ट्रक से मारकर भागी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।